नमस्कार, स्वागत करते हैं बच्चों सभी का एक बार फिर से सीडीपी की इस क्लास में। आशा करता हूँ सब मज़े में होंगे। तो एक बार सभी बच्चे चेक करो, ओके है क्लास की करेंगे शुरुआत। हम पढ़ने वाले हैं भाषीय विकास। तो हमारे पास क्या है बच्चों, सबसे पहले भाषीय विकास हम पढ़ेंगे। तो भाषा क्या है बच्चों, व्हाट इज़ भाषा, व्हाट इज़ लैंग्वेज। भाषा ध्वनि द्वारा मानव के भावों को की अभिव्यक्ति है। तो भाषा क्या है, जब हम ध्वनि द्वारा, ठीक है, आवाज के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करेंगे उसे भाषा कहेंगे। ठीक है, मौखिक भाषा होती है, हालांकि वो भाषा लिख कर भी हम विचारों को व्यक्त कर सकते हैं जब सामने वाला पढ़ेगा। ठीक है, तो लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इमोशन थ्रू साउंड। तो साउंड के थ्रू क्या करेंगे, ह्यूमन के जो एक्सप्रेशन है उनको व्यक्त करना आपकी भाषा कहलाती है। तो कोई भी चीज़ है, आप कोई भी चीज़ व्यक्त करना चाहते हो तो भाषा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, अब एक बात याद रखना बच्चों, देखो हमारे ब्रेन के दो पार्ट हैं। ठीक है, अगर ब्रेन को आप ऊपर से देखोगे, ऊपर से, तो ब्रेन को यहाँ बीच में से आप दो भागों में डिवाइड कर दो। ठीक है, एक आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर हो जाएगा और एक राइट हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन का एक तो लेफ्ट वाला पोर्शन मान लो आप, एक लेफ्ट वाला पोर्शन है ब्रेन का, लेफ्ट पोर्शन है ब्रेन का एक, और एक ब्रेन का राइट पोर्शन है। ठीक है, राइट पोर्शन है। अब एक बिल्कुल साइंस का एक नियम है बच्चों, जो हमारी लेफ्ट बॉडी मूवमेंट है ना, उसको हमारा ब्रेन का राइट वाला हिस्सा कंट्रोल करता है। मैं सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ। जैसे मेरा ये बायां हाथ है, मैं बायां हाथ हिला रहा हूँ, तो ये ब्रेन के दाएं हिस्से से कंट्रोल हो रहा, उल्टा कंट्रोल होता है। तो बायां हाथ कंट्रोल होगा दाएं हिस्से से और दायां वाला पोर्शन कंट्रोल होगा आपका बाएं हिस्से से। तो आपको पता है कि जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं ना बच्चों, वो राइट हैंड से लिखते हैं। ठीक है, राइट हैंड से मोस्टली बच्चे लिखते हैं, राइट हैंड से मोस्टली बच्चे लिखते हैं, दाएं हाथ से लिखते हैं ना मोस्टली बच्चे। तो जो मोस्टली बच्चे राइट हैंड से लिखते हैं, इसका मतलब लिखने में, भाषा के विकास में मुख्य रूप से ब्रेन का बायां वाला हिस्सा यूज होता है बच्चों। तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा भाषा के विकास में महत्वपूर्ण, भाषा का विकास मुख्य रूप से ब्रेन के बाएं हिस्से से संबंधित है। ठीक है, तो जो ब्रेन का बायां हिस्सा होता है, यहां मैंने लिखा भी हुआ है स्पीच, जो आप बोलते हो, एनालिटिक, ऑर्डर, रीडिंग, राइटिंग, कंप्यूटेशन। तो राइटिंग, रीडिंग, स्पीच, ये सब किसके अंदर आएंगे बच्चों, भाषा के अंदर आएंगे। और ब्रेन के बाएं हिस्से, बायां वाला हिस्सा जो हमारे ब्रेन का होता है, जो बायां वाला गोला होता है, बायां वाला अर्ध गोला जो ब्रेन का होता है, वो कंट्रोल करता है। तो भाषा ब्रेन के कौन से हिस्से से संबंधित है, बाएं हिस्से से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ब्रेन के जो दोनों हिस्से होते हैं ना, अलग अलग हिस्सा अलग अलग काम करने के लिए होता है। तुमने देखा होगा कोई अच्छा आर्टिस्ट है तो कोई अच्छा टीचर है, तो ब्रेन के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो कौन सा हिस्सा, तो कोई स्पीच में बढ़िया है, एनालिटिक्स उसकी बढ़िया है, ऑर्डर, रीडिंग, राइटिंग, कंप्यूटेशन, सीक्वेंस, लॉजिक, मैथ्स, सब ये किससे होता है बच्चों, हमारे ब्रेन के बाएं हिस्से से। क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, ठीक है, हमारे पास हॉलिस्टिक थिंकिंग, आर्ट, नॉन वर्बल क्यूज, रिदम, डे ड्रीमिंग, इमोशंस, वो सब किसके, राइट से। तो जिसका जो हिस्सा ज़्यादा विकसित होगा उसके अंदर वैसा गुण होगा। ठीक है, तो अभी साइंस, अच्छा पेन का कलर में गड़बड़ है ना, पेन का कलर चेंज करता हूँ। अब ओके, इतनी बात समझ आई। तो बायां हिस्सा भाषा के विकास में, भाषा का विकास ब्रेन के कौन से हिस्से से संबंधित है, बाएं हिस्से से। अब बच्चों अलग अलग प्रकार के विकास पढ़े थे, तो भाषा किस विकास के अंदर आएगी, संज्ञानात्मक विकास के अंदर आएगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर भाषा आएगी। ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट कम्स अंडर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो जिन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। तो भाषा कौन से प्रकार का विकास है, संज्ञानात्मक विकास है। तो अलग अलग प्रकार के विकास के आयाम होते हैं ना भाई, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, ठीक है, इमोशनल आपकी डेवलपमेंट। तो भाषा किसके अंदर आती है, भाषा संज्ञानात्मक विकास के अंदर आती है। दो पॉइंट आप नोट कर लेना, ब्रेन का बायां हिस्सा भाषा के लिए बाएं हिस्से से रिलेटेड है भाई, बायां पोर्शन भाषा से रिलेटेड है, दूसरा भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब चलो भाई आगे। अब कुछ वर्ड है, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, भाषा की जो संरचना है, तो कैसे भाषा बनती है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों फोनिम, फोनिम, ठीक है, फोनिम, जिसे हम हिंदी में कहेंगे स्वनिम। इंग्लिश का वर्ड है फोनिम और हिंदी का वर्ड है स्वनिम। अ फोनिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज दैट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ ए वर्ड। तो भाषा की साउंड की जो सबसे छोटी इकाई है ना, उसे फोनिम कहते हैं। स्वनिम भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है,
जिसके बदलने से किसी शब्द का अर्थ बदल सकता है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ मैंने कल और फल। तो यहाँ पे जो क है ना, क वो ये एक ध्वनि है और फ भी एक ध्वनि है। तो क की जगह फ लगा दोगे तो अर्थ में चेंज आ गया। तो क और फ अलग अलग स्वनिम है बच्चों। इसी प्रकार मन और वन, तो म और व भी अलग अलग स्वनिम है। ठीक है, तो कोई जो मिनिमम साउंड बच्चों जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते उसको स्वनिम कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो गल और जल, तो ग और ज ये अलग अलग स्वनिम है। तो सबसे छोटी यूनिट जो साउंड की होती है उसे स्वनिम कहते हैं। अगर आपको बातें समझ नहीं आई तो ये जरूर याद रखना है, जो फोनिम है, फोनिम, ठीक है, फोन वर्ड जो है फोन से बना है, आवाज़ के लिए भी फोन का यूज़ करते हैं। तो फोनिम जो वर्ड है वो साउंड की सबसे छोटी यूनिट है बच्चों। ठीक है, अब ये बात याद रखना, टोटल जो फोनिम है यानी टोटल जो साउंड्स हैं इंग्लिश के अंदर 44 हैं बच्चों, 44 फोनिम है, और कॉन्सोनेंट 24 हैं और वोवल 20 हैं। ये वो वोवल नहीं है जो तुमने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, ए ई आई ओ यू, ये वोवल साउंड है। ठीक है, ये वोवल साउंड है। तो ये वोवल की संख्या नहीं है, वोवल साउंड की संख्या है। तो वोवल साउंड इंग्लिश में है 20, कॉन्सोनेंट साउंड कितनी है 24, और फोनिम टोटल हैं बच्चों कितने 44, क्योंकि कॉन्सोनेंट और वोवल दोनों को जोड़ के आपके टोटल फोनिम्स बन गए बच्चों। साउंड की बात चल रही है ये, ठीक है, साउंड की बात। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब चलो भाई, फोनिम समझ गए, सबसे छोटी साउंड की यूनिट बच्चों आपकी फोनिम कहते हैं। फोनिम बदलने से अर्थ बदलेगा, फोनिम बदलने से अर्थ बदलेगा। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद है बच्चों अधीम। ठीक है, मॉर्फी, मॉर्फिम, मॉर्फिम या अधीम जिसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है जिसे और छोटे भागों में बांटने पर अर्थ खो जाता है। तो हमारे पास जो फोनिम था, कोई भी साउंड हो सकती है, चाहे उसका अर्थ निकले या ना निकले, लेकिन जो मॉर्फिम है बच्चों इसका अर्थ निकलेगा। तो सबसे छोटी जो अर्थपूर्ण वर्ड होगा उसे क्या करेंगे, कहेंगे बच्चों हम फॉरिम का मॉर्फिम कहेंगे। ठीक है, मॉर्फिम कहेंगे, अधीम कहेंगे बच्चों। तो जिसका अर्थ निकलेगा वो अधीम है, और जिसका अर्थ ना निकले सबसे छोटी यूनिट जो है वो स्वनिम है बच्चों। ठीक है, जैसे देखो बुक, बुक का एक अर्थ है, डॉग का एक अर्थ है, एंगर का एक अर्थ है। ठीक है, जैसे हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय होते हैं ना, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं बच्चों, जिनका अर्थ निकले। ठीक है, तो अर्थ निकलना चाहिए, जैसे किताब, कुत्ता। ठीक है, उसके बाद गुस्सा, तो अलग इनका कुछ ना कुछ अर्थ है। तो भाई सीधी सी बात है, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो या ऐसा साउंड जिसका कोई अर्थ हो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे कहेंगे अधीम। ठीक है, मॉर्फिम या अधीम उसे कहेंगे। अगली चीज है बच्चों सलेबल, सलेबल। तो सलेबल बच्चों ऐसा साउंड होता है जिसमें कम से कम एक वावल साउंड आनी चाहिए बच्चों। अ सलेबल इज द यूनिट ऑफ द प्रोनाउंसिएशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन वावल साउंड। तो कम से कम एक वावल साउंड जिसके अंदर आएगी उसे सलेबल या शब्दांश कहेंगे बच्चों। सलेबल शब्दांश उच्चारण की वह इकाई है जिसमें कम से कम एक स्वर ध्वनि होती है। स्वर नहीं भाई, स्वर की ध्वनि। ठीक है, स्वर की ध्वनि। ठीक है, तो स्वर की ध्वनि आनी चाहिए, उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहेंगे सलेबल। ठीक है, जैसे तुम यहां देखो कैट, टेबल, एनिमल। अब बच्चों ये सिलेबल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसमें एक स्वर की साउंड आए, सिंगल साउंड वाला सिलेबल, 2 साउंड वाले सिलेबल भी हो सकते हैं, 3 साउंड वाले सिलेबल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कैट है, कैट, तुम्हें कैसे पता चलेगा, अगर इसका भी एक तरीका होता है कि भाई किसी भी वर्ड के अंदर कितने सिलेबल है। ठीक है, तो जब बोलते समय आपकी ये चिन की जितनी बार हिलेगी ना उतने सिलेबल होंगे। जैसे तुम यहाँ चिन के ऊपर ठोडी के नीचे हाथ लगाओ और कैट बोलो तो आपकी ये ठोडी एक बार उठेगी, कैट। ठीक है, तो एक सिलेबल है कैट के अंदर, वैसे भी दिख रहा है, ए दिख रहा है इसमें। और टेबल बोलो तो 2 शब्दों को जोड़ के बना है टेबल। पहले तो तुम बोलोगे टे और फिर बोलोगे बल, टेबल। तो मेरी ये जो चिन्ह है ये 2 बार हिलेगी। तो टेबल के अंदर 2 सिलेबल है। ठीक है, एक तो बोलेंगे हम टे और एक बोलेंगे बल। ठीक है, तो एक ई वाला जो साउंड यहाँ आ रहा है और एक ए वाला साउंड यहाँ आ रहा है, तो इसके अंदर 2 सिलेबल है। इसी प्रकार एनिमल। ठीक है, एनिमल, तो एनिमल के अंदर भी बच्चों 2 सिलेबल है। ठीक है, एनिमल, तो इसके अंदर भी 2 सिलेबल है, तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जितनी वावल साउंड आएगी किसी भी शब्द में से उतने ही सिलेबल होंगे। तो एक सिलेबल वाला शब्द है कैट, टेबल और एनिमल, 2 सिलेबल वाले हैं, 2 से ज़्यादा सिलेबल वाले भी हो सकते हैं। ठीक है,
तो सिलेबल वो होता है बच्चों जिसमें कम से कम एक वॉवल की साउंड जरूर आनी चाहिए। अगर एक भी वॉवल की साउंड नहीं आएगी तो उसे सिलेबल नहीं कहेंगे। तो एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, तीन, कम से कम एक आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज बच्चों, उसके बाद भाई सेंटेक्स, वाक्य विन्यास। तो सेंटेक्स के अंदर क्या आता है बच्चों, किसी भाषा में जिन सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं के द्वारा वाक्य बनते हैं उनके अध्ययन को भाषा विज्ञान में वाक्य विन्यास कहते हैं। यानी सेंटेक्स के अंदर आएगा रूल, रूल। ठीक है, तो रूल, जैसे तुम्हें पता है इंग्लिश के अंदर जब वाक्य बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये सिंटैक्स के अंदर आएंगे बच्चों। ठीक है, तो रूल, जैसे हिंदी में आपको पता है कि भाई छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हम इसको ही पढ़ेंगे, और बड़े की मात्रा लगाएंगे तो ज़्यादा थोड़ा जोर देके ज़्यादा समय के लिए पढ़ेंगे, ही पढ़ेंगे। तो ये जितने भी रूल होते हैं बच्चों किसी भी लैंग्वेज के अंदर, उनको क्या कहते हैं बच्चों, सिंटैक्स कहते हैं, वाक्य विन्यास कहते हैं। ठीक है, तो रूल का मतलब, सिंटैक्स का मतलब है रूल। तो जितने भी रूल होंगे जो किससे, लैंग्वेज से रिलेटेड रूल हैं, उनको हम सिंटैक्स कहते हैं। तो नियम इसके अंतर्गत आते हैं बच्चों। सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेसेस दैट गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इन द गिवन लैंग्वेज, यूजुअली इंक्लूडिंग वर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो जनरली किसके अंदर वर्ड ऑर्डर, यानी किसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, ये। डन है। उसके बाद बच्चों सेमेटिक, सीमेटिक्स क्या होते हैं बच्चों, सीमेटिक्स में हम वाक्य के अर्थ के ऊपर बात करेंगे। वाक्य के अर्थ का अध्ययन किया जाता है बच्चों सीमेटिक्स में। यहां तो रूल, यहां पे अर्थ का अध्ययन करेंगे। भाई अर्थ क्या निकला, अर्थ क्या निकलेगा। ठीक है, वाक्य का अर्थ क्या निकलेगा। ठीक है, जैसे तुमने छोटी क्लास में एक वाक्य नहीं पढ़ते थे, ठीक है, रुको मत जाओ, ये वर्ड सुना तुमने। तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। अगर मैं यहां पे कोमा लगाऊं तो इसका मतलब है रुको मत जाओ, यानी रुक जाओ, जाओ मत। और अगर ये कोमा मैं उठाकर यहां लगा दूं तो इसका मतलब है यहां मत रुको, चले जाओ। तो इस प्रकार अर्थ क्या निकलेगा किसी भी शब्द का, वो हम पढ़ते हैं सेमेटिक्स। तो सेमेंटिक्स में तो अर्थ की बात होगी और सेंटेक्स में रूल की बात होगी। ठीक है, तो वाक्य का अर्थ सेमेंटिक्स के अंदर और सिंटैक्स के अंदर क्या बच्चों, रूल। मेरे ख्याल से ओके है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। है दिक्कत तो बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसमें। अब चलो भाई, ठीक है, राइट लेफ्ट ब्रेन का मैं तुम्हें बता देता हूं। जो बंदे लेफ्ट हैंडेड, लेफ्टी हैं बच्चों, बाएं हाथ से ज़्यादा काम करते हैं, तो उनका ब्रेन का राइट वाला पोर्शन ज़्यादा डेवलप है। और जो ज़्यादातर काम राइट हैंड से करते हैं उनके ब्रेन का लेफ्ट वाला पोर्शन ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो जो लेफ्टी है, जैसे मैं लेफ्टी हूँ, मैं ज़्यादातर काम लेफ्ट से करता हूँ, लेकिन मैं लिखता राइट हैंड से हूँ। तो अगर मैं ज़्यादातर काम लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे ब्रेन का राइट वाला पोर्शन ज़्यादा डेवलप है। और तुम ज़्यादातर काम अगर राइट हैंड से कर रहे हो, राइट हैंड से कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे ब्रेन का लेफ्ट वाला पोर्शन ज़्यादा डेवलप है। ये कंसेप्ट है साइंस के अंदर। ठीक है, तो साइंस के कंसेप्ट हम साइंस की क्लास में पढ़ लेंगे। अब देखो भाई आगे, उसके बाद बच्चों व्यवहारिक क्या होता है बच्चों। ठीक है, फ्रैग्मेटिक क्या होता है, फ्रैग्मेटिक। फ्रैग्मेटिक क्या होता है बच्चों, व्यवहारिक यानी फ्रैग्मेटिक क्या होता है, भाषा विज्ञान भाषा के वास्तविक प्रयोग का अध्ययन करता है। ठीक है, भाषा का यूज, भाषा का यूज, ठीक है, जिसमें संदर्भ, वक्ता का उद्देश्य, लहजा, संस्कृति और सामाजिक नियमों के अनुसार अर्थ समझा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि भाई जब भाषा का यूज करते हैं ना, तो हो सकता है एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकले। ठीक है, बोलने के लहजे से भी अलग अलग अर्थ निकले। तो जब हम बोलते हैं तो जैसे मान लो कोई खुशी की चीज़ है तो वो अलग तरीके से बोलते हैं। ठीक है, कोई गम की चीज़ है वो अलग तरीके से बोलते हैं, और वर्डों का अर्थ भी अलग अलग निकल सकता है। ये सारा चीज़ हम किसके अंदर बच्चों, फ्रैग्मेटिक के अंदर हम इनको पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ते हैं। तो क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं बच्चों भाषा का, भाई संदर्भ, किस संदर्भ में ये किसके संदर्भ में ये शब्द कहे गए हैं, वक्ता का उद्देश्य क्या है, कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं भाई, वक्ता का उद्देश्य क्या है, वक्ता कहानी सुनाना चाहता है, पोयम सुनाना चाहता है, या सामने वाले को गाली देना चाहता है, या सामने वाले की तारीफ करना चाहता है। भाई कोई शब्द बोल रहा है, कुछ उद्देश्य होंगे ना उस शब्द को बोलने की। ठीक है, उसका लहजा क्या है बच्चों, लहजा क्या है, वो भाई प्यार से बोल रहा है, उसके बातों में जोश है, या वो दब्बू स्वभाव से, यानी बिल्कुल उसकी बात में दमी नहीं है, नीरस तरीके से बोल रहा है, इसको लहजा कहते हैं। भाई संस्कृति, तो भाषा पे संस्कृति का भी प्रभाव
देखा जाता है, हरियाणा का जो व्यक्ति है उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से होगी, बिहार के व्यक्ति की अलग तरीके से होगी, राजस्थान के व्यक्ति की अलग तरीके, ये सारी चीज़ों का अध्ययन जो हम करते हैं, ठीक है, एक्सेंट जिसे हम कह देते हैं, वो फ्रैग्मेटिक के अंदर करेंगे बच्चों। तो ये सारी बातें लगभग मैंने आपको बता दी जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता था। इनमें से कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब बच्चों भाषा का डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, कैसे डेवलपमेंट होगी भाषा की, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी बताओ, एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट है? तो मेरे ख्याल से कोई डाउट आपका नहीं है यहां तक। चलते हैं भाई आगे, नेक्स्ट चलो। अब आ गया भाई स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अधिग्रहण के चरण। भाई भाषा को ग्रहण कैसे करेगा बच्चा, पहले क्या सीखेगा, उसके बाद क्या सीखेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों पहले है प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, यानी पूर्व भाषीय चरण, यानी बोलने से पहले, अभी भाषा बोलनी नहीं आई बच्चे को, तो बच्चा क्या करेगा जब तक उसे फ्लुएंटली बोलना नहीं आया, तो सबसे पहले बच्चा रोना शुरू करेगा बच्चों। ये सारी चीज़ें जो यहाँ लिखी हैं 1 साल के अंदर हो जाएंगी बच्चों, जिसे हम कहते हैं प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, पूर्व भाषीय चरण, ठीक है। भाषा शब्द बोलने से पहले जो बच्चा चीज करता है उसे कहते हैं हम पूर्व भाषीय चरण। यानी अभी बच्चे ने एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन बच्चा तब भी तो अपने विचार व्यक्त करेगा, कुछ तो करेगा। तो सबसे पहले बच्चा रोएगा, जैसे उसे भूख लगेगी रोएगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी रोएगा, गर्मी लगेगी रोएगा, ठंडी लगेगी रोएगा, तो रो के अपने विचार व्यक्त कर रहा है। रो के माता पिता समझ जाते हैं, बच्चा थोड़े समय के बाद माता पिता को पता चल जाता है बच्चा क्यों रो रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों कूइंग, हमने ये भी पढ़ा था बच्चों, 2 महीने का जो बच्चा है इसे कहते हैं कूकना, ठीक है। तो कोइंग मतलब वो क्या करता है बच्चों, सिंगल साउंड निकालता है, सिंगल साउंड निकालता है, अ प म ऐसे ऐसे साउंड निकालना शुरू कर देता है, ठीक है। या कुछ ऐसे साउंड में निकालता है जिनका अर्थ ना हो। कोइंग में ये कोई जरूरी नहीं कि वो अर्थपूर्ण साउंड ही निकाले, कुछ भी साउंड निकाल सकता है, ठीक है। लगाया रहता है ना बच्चे म म म म, कुछ भी साउंड निकाल सकते हैं, तो कुइंग कहते हैं उसको। तो 2 मंथ में स्टार्ट हो जाती है कुइंग बच्चों। उसके बाद बच्चों बैबलिंग, बैबलिंग 6 महीने में बड़बड़ाना शुरू कर देता है बच्चा, बैबलिंग कहते हैं उसको, ठीक है। तो वो 6 महीने का बच्चा बैबलिंग करता है। अभी जो ये साउंड्स बच्चा निकाल रहा है ना, इनके कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, रैंडमली निकाल रहा है बच्चा। उसके बाद बच्चों गेस्चर यानी इशारे भी बच्चा करता है, ठीक है। तो वो खुश होगा तो अलग उसका फेशियल एक्सप्रेशन होगा, दुखी होगा तो अलग होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें भाई, बाहर जाना होगा तो बाहर की तरफ इशारा करेगा, तो ये सारे वर्ड, तो ये बच्चा सीख जाता है बच्चों 1 साल तक। 1 साल तक अभी ज़्यादा भाषा का विकास नहीं हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें उसने सीख ली हैं। उसके बाद बच्चों जो अगला चरण है जो भाषा के अधिग्रहण का, वो होता है बच्चों 1 वर्ड, ठीक है। इसे कहते हैं बच्चों होलोफ्रेस्टिक स्टेज, एक शब्दीय चरण, जहाँ पे बच्चा क्या है, एक शब्द बोलना सीखेगा। और ज़्यादातर ये जो टाइम पीरियड होता है बच्चों 1 से 1.5 साल, यानी 12 से 18 महीने का बच्चा, ठीक है। बच्चा एक शब्द से पूरा अर्थ प्रकट करता है। इस लाइन का ये मतलब है वो एक ही शब्द बोलेगा और पूरा वाक्य नहीं बोल सकता, उसी से हमें उसका अर्थ समझना पड़ेगा। जैसे उसने कहा मम्मा या मम्मी कहा, तो इसका मतलब वो मम्मी को बुलाना चाहता है, इसका अर्थ है मम्मी आओ, इधर आओ, ठीक है। तो 12 से 18 महीने का जो बच्चा है वो केवल सिंगल शब्द बोलेगा उसी में। जैसे उसे पानी चाहिए तो वो कहेगा पानी, मम, ठीक है। दूध चाहिए तो वो दूध बोलेगा, सिंगल वर्ड बोलेगा किसी भी शब्द के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लो बाहर सड़क पे कुत्ता जा रहा है, तो वो ऐसा नहीं कहेगा मम्मी देखो कुत्ता जा रहा है, वो कहेगा ऊ कुत्ता, तो समझ जाना कि वो कह रहा है कुत्ते के बारे में बता रहा है। तो इसको कहते हैं बच्चों सिंगल वर्ड। उसके बाद वो जब 2 शब्दीय चरण, जब बच्चा 1.5 से 2 साल के बीच में 2 शब्द बोलना शुरू कर देता है, बच्चा एक शब्द से पूरा अर्थ प्रकट करता है। अब यहाँ पे जो 1 साल का बच्चा था वो केवल मम्मी कह रहा था, लेकिन जब अगर वो 1.5 से 2 साल का हो जाएगा तो वो कहेगा मम्मी आओ, खाना दो, पानी दो, ठीक है, चीजी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, 2 वर्ड बोलेगा। अभी भी वो पूरा वाक्य नहीं बोल रहा, लेकिन 2 शब्द बोलना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं 2 वर्ड वाली स्टेज, जो आती है बच्चों 1.5 से 2 साल के बीच में। डन है ये बातें। नेक्स्ट चलो बच्चों, नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों टेलीग्राफिक स्टेज, जिसे हम कहते हैं हिंदी में भी टेलीग्राफिक स्टेज, और ये होती है बच्चों 2 से 3 साल का बच्चा छोटे मुख्य शब्दों का प्रयोग, मेन शब्द बोलना शुरू कर देगा बच्चा, पूरा वाक्य, छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देगा। इसे कहते हैं बच्चों टेलीग्राफिक चरण। 2 से 3 साल में ये आता है, ठीक है। जैसे मम्मी खाना दो, पहले तो उन्हें एक शब्द बोलना सीखा मम्मी खाना, फिर उन्हें 2 शब्द बोला मम्मी खाना। अब ये पूरा छोटा वाक्य है ना, मम्मी खाना दो, मैं बाहर चला जाऊं,
प्लीज़ पंखा चला दो, ऐसे ऐसे वाक्य वो बोलना शुरू कर देगा। तो सिंपल वाक्य बोलना शुरू कर देगा, मम्मी खाना दो, ये सिंपल सा छोटा सा वाक्य है, ये बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। 2 से 3 साल का बच्चा ऐसा बोल लेता है, इसे कहते हैं बच्चों टेलीग्राफिक चरण। उसके बाद बच्चों मल्टीपल स्टेज आ जाएगी। 3 साल से ऊपर का बच्चा बहुशब्दीय चरण इसे कहते हैं, बहुत सारे शब्द बोल सकता है और उसकी जो वोकैबुलरी और जो शब्द उसका जो शब्द का भंडार है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है। व्याकरण, शब्दावली और वाक्य संरचना तेजी से विकसित होगी। अब 3 साल के बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। व्याकरण का भी उससे थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, कौन सा वाक्य कब बोलना है, क्या मतलब है, ये सब धीरे धीरे सीखेगा, ठीक है। विकास होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं स्कूल जा रही हूँ, ठीक है, और मैं स्कूल जा रहा हूँ, लड़का होगा तो बोलेगा मैं स्कूल जा रहा हूँ, और लड़की होगी तो बोलेगी मैं स्कूल जा रही हूँ। तो थोड़ा सा उसे व्याकरण का भी नॉलेज हो गई है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों नॉर्मल लैंग्वेज, सामान्य, मतलब सभी बातें, सभी प्रकार की बातें बच्चा कब बोलना सीखेगा? 5 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चा सारी प्रकार की भाषाएं बोलना, सारे प्रकार के वर्ड बोलना सीख जाता है। इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज स्टेज कहते हैं, 5 से 6 साल। तो इस प्रकार से भाषा का विकास होता है बच्चों बच्चे के अंदर, ठीक है। तो शब्द तो काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो ओके दिखाई दे रहे हैं। जो तुम्हारा मोबाइल है ना, इसको थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके, सही कह रहे हैं बिल्कुल, लैंडस्केप मोड पे देखोगे तो आप कर पाओगे बच्चों, ठीक है। या थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देखो तो तुम्हें दिखेगा। काफी काफी क्लियर दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बच्चों स्किल ऑफ लैंग्वेज, भाषा के कौशल बच्चों, ठीक है। भाषा के कौशल तो सभी को पता है भाई। सबसे पहले बच्चा सुनना सीखेगा, फिर वो बोलना सीखेगा, फिर रीडिंग और राइटिंग आएगी बच्चों। रीडिंग राइटिंग साथ में चलती है बच्चों। तो ये 4 स्किल होती है बच्चों, सामने वाले को सुनना, फिर बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है बच्चों बोलना, उतना ही इंपॉर्टेंट है सुनना। सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव आपको लिसनर भी होना चाहिए, जो दूसरे की बात नहीं सुन सकता, ठीक है, तो फिर उसकी भी कोई नहीं सुनेगा। तो आपको दूसरों की बात भी जरूर सुननी चाहिए, ठीक है। अब एक और बात याद रखना, जो ये 2 पहले की स्किल है बच्चों, लिसनिंग और स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर रिसेप्टिव स्किल। सुनना और पढ़ना ग्रहणशील कौशल है, कुछ आप ग्रहण कर रहे हो, सुन रहे हो तो दूसरे की बात ग्रहण कर रहे हो, ठीक है ना। इसी प्रकार पढ़ रहे हो तो बुक से शब्द पढ़ रहे हो तो वो वहां पे भी कोई चीज ग्रहण कर रहे हो। तो इन दोनों को हम रिसेप्टिव स्किल कहते हैं, रिसेप्टिव, ठीक है, कुछ आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। और इसी प्रकार जब आप लिखोगे और बोलोगे, ठीक है, लिखोगे और जब बोलोगे, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर प्रोडक्टिव स्किल। तो ये आप प्रोडक्टिव स्किल है आपकी, उत्पादक कौशल कहते हैं। इसमें आप जब बोलोगे तो भाई पहले शब्दों का चयन तो आपको खुद करना पड़ेगा ना, तो खुद वर्ड पैदा करोगे सामने वाले को क्या बोलना है। तो याद रखना, बोलना और लिखना आपकी प्रोडक्टिव स्किल के अंदर आएंगे, और सुनना और क्या बच्चों रीडिंग करना आपका रिसेप्टिव स्किल के अंदर आएंगे। हिंदी में कहेंगे ग्रहणशील कौशल और उत्पादक कौशल, ये 2 शब्द भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। रिसेप्टिव स्किल कौन कौन सी है? लिसनिंग एंड रीडिंग। प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन सी है? स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। इसी ऑर्डर में आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछे भाषा कौशल का विकास किस में होता है, तो LSRW, LSRW, ठीक है। इतना आसान तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं आपके। अब समझो भाई, पियाजे और वाइगोत्स्की जो हैं, इन दोनों के विचार थोड़ा सा समझो। हालांकि हम इन दोनों के जो मॉडल हैं, आगे आने वाले टाइम पे इन दोनों का जो सिद्धांत है वाइगोत्स्की का और पियाजे का, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी भाषा के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा, पियाजे कह रहे हैं द थॉट कम्स फर्स्ट, पहले विचार आते हैं, देन लैंग्वेज। पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। तो पहले विचार फिर भाषा, ये कह रहा है पियाजे, पियाजे महोदय ये कहते हैं। और वाइगोत्स्की इसके उल्टा कहते हैं, भाषा विचारों का निर्धारण करती है। इसका मतलब ये है, भाषा विचारों का निर्धारण करती है, इसका मतलब पहले भाषा आएगी, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा और फिर विचार, फिर विचार। अब मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या लगता है, किसकी बात ज़्यादा सही है, ठीक है। वाइगोत्स्की की बात ज़्यादा सही है या पियाजे की? पियाजे कह रहे हैं पहले विचार आएंगे फिर भाषा आएगी, पहले विचार आएंगे फिर भाषा आएगी, ठीक है। और वाइगोत्स्की कह रहे हैं पहले भाषा आएगी फिर विचार आएंगे भाई, ठीक है। दोनों के विचार अपोजिट हैं, लेकिन भाषा और विचार एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। भाषा और विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
ठीक है, तो जो आपके मन में विचार आएंगे उन्हीं को व्यक्त करने के लिए आपको भाषा चाहिए। तो विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा चाहिए। ठीक है, जैसे पहले तो आपके मन में पानी पीने का विचार आया जब आपको प्यास लगी, फिर आपने आप सामने वाले को विचार व्यक्त किया कि प्लीज पानी दे दो। ठीक है, हालांकि दोनों ने अपनी जगह सही है, लेकिन मेरे हिसाब से भी पहले विचार आपके मन में आएंगे। ठीक है, कोई सोच पहले मन में आएगी, फिर उसको व्यक्त आप भाषा के द्वारा करोगे। ठीक है, पहले आपका रसगुल्ला खाने का मन करेगा, फिर सामने वाले दुकानदार को कहोगे भाई साहब 1 किलो रसगुल्ले दे दो। ठीक है, तो दोनों के विचार, दोनों की सोच अलग अलग है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है किसके अनुसार क्या पहले है। तो पियाजे कहते हैं पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है, और वाइटगोस्की कहते हैं पहले भाषा फिर विचार। ठीक है भाई, वाइटगोस्की ने तो इसलिए कहा ना कि भाई जब तक आप कुछ सोचोगे तो भाषा में ही तो सोचोगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब ये 3 प्रकार की स्पीच की बात हुई है बच्चों। ठीक है, तो सामाजिक भाषण क्या होता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं सोशल स्पीच, दूसरों के साथ बातचीत करना। सामाजिक पता चल रहा है समाज से, जब आप दूसरों से बात करते हो तो इसको कहते हैं सामाजिक भाषण, सोशल स्पीच। तो सामाजिक भाषण क्या होता है बच्चों, दूसरों से बात करना। उसके बाद बच्चों प्राइवेट स्पीच होती है एक। ठीक है, निजी भाषण, इसमें हम अपने आप से बातें करते हैं, खुद ही प्रश्न करते हैं और खुद ही उत्तर देते हैं। खुद से बातें कर रही है लेकिन इसमें साउंड होगी, बोल के हम बात करेंगे खुद से। जैसे बच्चा खेलते हुए नहीं करता, जनरली बच्चा इसका ज़्यादा यूज़ करता है, बच्चा खुद से बातें कर रहा होता है। ठीक है, जैसे मेरी गुड़िया खेल रही है तो वो कई बार खिलौनों से खेलती है, तो क्या वो खुद बात करती रहती है, ओहो मेरी गुड़िया कितनी गंदी हो गई, चलो मैं इसे नहला लेती हूँ, चलो मैं इसके ऊपर पानी डालती हूँ, चलो अब मैं साबुन लगा लेती हूँ। खुद से ही बातें करना, इसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच। ठीक है, तो जब खुद से बात करोगे लेकिन बोल के करोगे, मन में नहीं करोगे, प्राइवेट स्पीच में खुद से बात करोगे बोल के। ठीक है, तो कई बार तुमने देखा होगा, जैसे मान लो कई बार तुम्हारे साथ ऐसी घटना हो जाती है, तुम खुद से बात करते हो। जैसे आपने मान लो दूध रख दिया गैस के ऊपर, दूध उबाल आ गया, तो तुम खुद ओहो यार ये मैंने क्या कर दिया, ऐसे बोलते हो ना कई बार। तो ये भाई इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। साइलेंट स्पीच क्या होती है बच्चों, इसमें आप अपने मन में सोच रहे होते, मन ही मन में बात करो विदाउट साउंड के। नाम देखो साइलेंट, आवाज नहीं होगी, इसमें हम मन ही मन में बातें करते हैं, मतलब मन में बातों को सोच रहे होते हैं, मन में ही दोहरा रहे होते हैं चीज़ों को, साउंड नहीं होती इसमें। तो ये 3 प्रकार की स्पीच की बात हुई है, आगे भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे जब वाइगोत्स्की के बारे में हम पढ़ेंगे। डन है, तीनों में डिफरेंस पता चल गया आपको। उसके बाद बच्चों, उसके बाद चोमस्की भाई एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने भाषा के बारे में कुछ थ्योरी दी है, उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो चोमस्की की जो थ्योरी है बच्चों लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर, तो क्या क्या बातें कही हैं चोमस्की ने, ये हम पढ़ेंगे बच्चों। तो पहली बात जो चोमस्की कहते हैं, बच्चे जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता लेकर आते हैं। कह रहा बच्चों के अंदर इनेंट प्रॉपर्टी होती है भाषा सीखने की, जन्म से ही उनके अंदर गुण होता है भाषा सीखने का। ये नहीं कि भाषा सीखने का गुण बाद में उसको वो विकसित करते हैं, लेकिन जन्म से उनके अंदर ये गुण होता है भाषा सीखने का। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है भाई, मनुष्य का अगर बच्चा है तो उसके अंदर भाषा सीखने का गुण है, उसके अंदर क्वालिटी है। अब सारे भाषा नहीं सीख सकते, आप एक कीड़े को भाषा नहीं सिखा सकते। ठीक है, आप एक चिड़िया को भाषा नहीं सिखा सकते, वैसे हम बोल नहीं सकते, हालांकि उनकी भाषा अलग है, लेकिन फिर भी जो हम नॉर्मल बोलते हैं वो जन्म से ये गुण होता है, ये कहते हैं चोमस्की बच्चों। दूसरी बात, चोमस्की ने मस्तिष्क में एक विशेष संरचना को माना, एक विशेष प्रकार की संरचना को माना, एलएडी। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसे हिंदी में कहते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र। ठीक है, तो ये कह रहा है हर एक बच्चे के अंदर एक एलएडी होता है, भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, उसके दिमाग में फिट है, ये दिखाई नहीं देता है, दिमाग के अंदर है ये चीज़। ठीक है, कह रहा है जैसे कहते नहीं भाई इसके दिमाग में खराबी है, तो वो खराबी दिखाई थोड़ी देती है, इसका मतलब ये सोचता ही गलत तरीके से। इसी प्रकार उसने कहा हर एक व्यक्ति के, हर एक बच्चे के दिमाग में एक एलएडी, लैंग्वेज एक्विजेशन डिवाइस होगा, जिससे वो भाषा को ग्रहण करेगा। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, एलएडी होगा, जिससे वो भाषा को, लैंग्वेज एक्विजेशन डिवाइस, तो एलएडी का इन्होंने शॉर्ट में से भाषा अधिग्रहण यंत्र होगा हर एक बच्चे के दिमाग में। ठीक है, जिससे वो भाषा सीखेगा, जो बच्चों को व्याकरण, वाक्य निर्माण और भाषा के नियम बहुत तेजी से सीखने में हेल्प करता है। चोमस्की प्रपोज अ स्पेशल मेंटल स्ट्रक्चर कॉल्ड एलएडी विच हेल्प द चिल्ड्रन लर्न ग्रामर, फॉर्म सेंटेंसेस एंड द अंडरस्टैंड रूल्स क्विकली। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एलएडी। ये तुमसे पूछा जा सकता है किसने दिया है बच्चों ये कंसेप्ट। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस। ठीक है,
उसके बाद ह्यूमन शेयर यूनिवर्सल ग्रामर, ये यूनिवर्सल ग्रामर का भी उन्होंने क्या दिया था, कंसेप्ट दिया था। कह रहा भाई जो सभी भाषाएं होती है ना दुनिया में, जितनी भी भाषाएं हैं वो सब एक ही तरीके से सीखी जाती है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है उनके रूल एक जैसे हैं, रूल तो उनके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मतलब वही है कि जब बच्चे भाषा सीखेंगे तो वो नॉर्मल जो स्टेजेस हैं वही आएंगी। जैसे अभी हमने भाषा की स्टेज नहीं पढ़ी थी कि भाई 1 साल तक बच्चा बिना कुछ बोलता नहीं है, वो इशारों से रो के या कुइंग करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये जो ऑर्डर है ये फिक्स है। पूरी दुनिया की जितनी भी भाषा हैं उन्हें इन्हीं स्टेज से गुजरना पड़ता है। इसी को उन्होंने कहा यूनिवर्सल ग्रामर। सभी मनुष्य में एक सार्वभौमिक व्याकरण होता है, यानी सभी भाषाओं में मौजूद कुछ ऐसे रूल होते हैं। ठीक है, कॉमन स्ट्रक्चर होती है, सभी भाषाओं की जो संरचना है एक समान होती है। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ, भाषाओं की संरचना एक समान होने का मतलब उनको सीखने का जो तरीका है वो एक समान है। यानी पहले ये सीखा जाएगा, ठीक है, 1 साल तक ये सीखा जाएगा, फिर 1 वर्ड बोलना सीखेगा, फिर 2 वर्ड बोलना सीखेगा, फिर 3 वर्ड, ये सारी चीज़ें। मेरा मेरा तो ब्रांच में लंच टाइम हो रहा है। अच्छा, लंच टाइम में भी पढ़ाई, बहुत बढ़िया भाई, समझ गए ये बात। उसके बाद बच्चों क्या क्या कहा इसने भाई, सभी बच्चों के अंदर जन्मजात एबिलिटी होती है भाषा सीखने की। ठीक है, कई बार ना यहाँ से यही क्वेश्चन आ जाता है भाई, चॉम्स्की का भाषा के बारे में कौन सी बात गलत है। तो तुम्हें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, सभी बच्चों के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात क्या होती है बच्चों, एबिलिटी होती है। दूसरी बच्चों, हर एक बच्चे के माइंड में एक एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है जो भाषा सीखने में हेल्प करता है। और सभी भाषाओं की जो भाषाएं हैं उनकी संरचना एक समान है, सभी एक ही तरीके से सीखी जाती हैं। एक और बात इसने कही थी जो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। उसके बाद भाषा सीखना एक रचनात्मक है, ना कि नकल करना। तो भाषा केवल नकल से नहीं आती, रचनात्मक कार्य ये, ठीक है, एक क्रिएटिव है। तो जब आप कोई भाषा बोलोगे ना, आप सारी सारी चीज़ आपने दूसरों से सीखी नहीं है, आपने खुद के भी वर्ड, भाई कौन सी समय पे कौन सा वर्ड बोलना है ये आप खुद डिसाइड करोगे। तो क्रिएटिविटी, ठीक है। तो हर एक का कुछ वर्ड होते हैं ना, जैसे तुमने गाने नहीं सुने हैं यो यो हनी सिंह, तो ये जो यो यो वर्ड है ना हनी सिंह लाया है, तो उसकी क्रिएटिविटी है। तो तुम्हारे भी कुछ वर्ड होंगे, ठीक है, कुछ अच्छे वर्ड, कुछ बुरे वर्ड, या गाली देते होंगे तो बार बार तुम वो कहते हो, तो क्रिएटिविटी, तुमने भी अपने कुछ वर्ड क्या करे हैं, ईजाद किए हैं। उसके बाद बच्चों तो समझ गए। तो लैंग्वेज के बारे में 2 बातें कही हैं इन्होंने, चॉम्स्की ने। इन्होंने कहा था एक तो सरफेस स्ट्रक्चर और एक बच्चों डीप स्ट्रक्चर। तो सतही स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चों लैंग्वेज की, सतही संरचना वाक्य के बाहरी रूप को बताती है, यानी शब्दों की व्यवस्था, व्याकरण और वाक्य का वास्तविक रूप। तो सरफेस स्ट्रक्चर में चॉम्स्की कहते हैं कि भाई सतही, वही तो ग्रामर के बारे में बताता है भाई। हाँ, ये रचना के बारे में बताएगा, उसके अर्थ के बारे में नहीं बताएगा। जैसे अभी रूल के बारे में, जैसे हमने सेंटेक्स नहीं पढ़ा था भाई, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सतही संरचना क्या करेगी बच्चों, जो सरफेस स्ट्रक्चर है, हिंदी में कहेंगे सतही संरचना, वाक्य के बाहरी रूप को बताती है। क्या क्या बताती है, यानी शब्दों की व्यवस्था, शब्द कैसे जोड़ेंगे, व्याकरण के रूल और वाक्य का वास्तविक रूप, ये सारी चीज़ें बताएंगी बच्चों। डीप स्ट्रक्चर वाक्य के अर्थ को बताएगी। गहरी संरचना वाक्य के वास्तविक अर्थ या विचार को दर्शाती है, यानी जो भाव या संदेश वाक्य के पीछे छिपा हुआ है। ठीक है, तो कई बार हम वाक्य अधूरे बोलते हैं लेकिन उसके पीछे डीप मीनिंग होता है, तो हम समझ जाते हैं। ठीक है, कई देखो सिंपल समझाता हूं। डीप स्ट्रक्चर क्या है, जैसे मान लो आप किसी को बुला रहे हो, ठीक है, तो आपके बुलाने के तरीके से ही सामने वाला अर्थ समझ जाएगा। अगर आप गुस्से में हो तो आप उसको कहोगे एड़ा एड़ा, तो समझ जाएगा भाई गुस्से में कुछ ना कुछ गलती हुई है मुझसे। ठीक है, तो आप उसको बुला रहे हो, तुमने कहा प्लीज़ प्लीज़ यहाँ आओ, तो सामने वाला समझ जाएगा कि भाई कुछ काम है इसको, आपसे, आपको काम है उससे, इसलिए प्लीज़ कह के बुला रहे हो, आपसे कुछ काम करवाएगा। तो वाक्य तो एक ही बोल रहे हो आप, लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो ये सारी डीप स्ट्रक्चर हैं बच्चों, ठीक है, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। तो हो सकता है वाक्य के अर्थ के बारे में क्या मीनिंग है, ठीक है, ये सारे जानना, ये सारी चीज़ें आएंगी डीप स्ट्रक्चर के अंतर्गत। और वाक्य के अंदर रूल, सब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे सरफेस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की। ठीक है, और क्या है बच्चों, चॉम्स्की को माना जाता है बच्चों, जनक माना जाता है आधुनिक भाषा विज्ञान का। तो आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, चॉम्स्की को माना जाता है। ईवीएस शायद मैं ही कुछ पोर्शन तो ईवीएस का मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ,
सीडीपी सबसे इजी है, बच्चों को पता नहीं क्यों सीडीपी मुश्किल लगती है, ठीक है। हाँ, ये रूल तो सभी को पता है, सभी के पॉजिटिव आंसर देने होते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग से भी दे सकते हो। तो लगभग हमने ये कर लिया है टॉपिक। अब थोड़ा सा इसको देख लो, डॉक्टर स्मिथ है बच्चों, इनके अनुसार बच्चे की शब्दावली वोकैबुलरी कितनी होगी। तो बहुत सारे लोगों के विचार लिखे हैं, लेकिन डॉक्टर स्मिथ वाला ही आपको याद करना है, ठीक है। तो जो 1 साल का बच्चा होता है बच्चों, 1 साल का बच्चा, उसकी वोकैबुलरी में केवल 3 से 5 शब्द होते हैं बच्चों, केवल 3 से 5 शब्द ही वो जानता है। तो 3 से 5 शब्द बोलेगा 1 साल का बच्चा। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो 272 शब्द वो बोल सकता है बच्चों, उसकी वोकैबुलरी। सबकी एक जैसी नहीं होगी, इन्होंने एवरेज निकाल रखी। कहीं सोचो हर बच्चा 272 शब्द, सर फिक्स है 272, नहीं। वो तो डिपेंड करेगा बच्चे का परिवेश कैसा है। बच्चा बेचारा घर पे सारा दिन अकेला रहता है, कोई उसके साथ बात करने वाला ही नहीं है, तो उसकी वोकैबुलरी कम होगी। और बच्चा मान लो बड़े परिवार में रहता है, सारे इकट्ठे रहते हैं, पूरा कुटुंब इकट्ठा रहता है, परिवार में 20-25 सदस्य हैं, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, तो बच्चे की वोकैबुलरी विकसित होगी। तो ये एवरेज निकालिए, ये मत समझना एग्जैक्ट ये है, ठीक है। तो तुम इसको लगभग कह लो, लगभग 250 से 300 भी लिख सकते हो, लगभग में याद कर लेना इसको, एग्जैक्ट तो शायद तुम याद ना कर पाओ। अब जब बच्चा 3 साल का हो गया तो लगभग 896 उसके शब्द आ गए वोकैबुलरी के अंदर, यानी 900 से 1000 के बीच में लगा लो तुम, 900 से 1000, ठीक है। 4 साल का बच्चा 1540 वर्ड बोल सकता है, यानी 1500 से 1600 लगा लो, 1500 से 1600 वर्ड उसकी वोकैबुलरी में होंगे। और 5 साल का बच्चा 2072, यानी 2000 से 2100 एवरेज हमने निकाल ली। और 5 साल के बाद तो हमने सीख ही लिया, बच्चा सारे चीज़ें सीख जाता है, पूरी तरह से भाषा उसे आ जाती है। तो ये डॉक्टर स्मिथ के अनुसार वोकैबुलरी है। तो आप केवल 1 और 2 साल के याद रख लो, ज़्यादातर यही पूछा जा सकता है। 1 साल के बच्चे की वोकैबुलरी कितनी होगी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्मिथ, और 2 साल के बच्चे की कितनी होगी, तभी आप बता दोगे। ठीक है यहाँ तक। तो बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो। बिल्कुल आसान टॉपिक था ये, लेकिन करना तो हमें सारे हैं। तो इनमें जो शुरू वाला पोर्शन है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्लास बच्चों हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, और हमने भाषीय विकास इस चैप्टर का नाम था। आपको ये भी अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और धीरे धीरे हम टॉपिक को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ पेडागोजी भी पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास भी मैं लूँगा। तो सारी चीज़ें जितनी भी आ सकती है एग्जाम में, सारा करेंगे हम। ऐसा मत सोचना कि कुछ चीज़ हम छोड़ देंगे, बिल्कुल कंप्लीट हम करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास बच्चों इतनी ही रहेगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है।